नमस्ते टू ऑल, नमस्ते टू ऑल व्यूअर्स, नमस्ते टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? फर्स्टली आई वांट टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विश ये साल आपके जीवन के सबसे बेहतरीन सालों में एक हो। एंड जितने स्टूडेंट्स जिनकी आगामी परीक्षाएं हैं उन सबों को भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करूंगा कि आप सभी के एग्जामिनेशंस बहुत अच्छे जाएंगे और आप अपने जीवन में एक सफल इंसान बनेंगे। Secondly, thank you so much. Thank you very much for watching my videos and giving your love and precious time to me. And जैसा कि मैंने आप सबों से वादा किया था कि मैं नववर्ष के अवसर पर जरूर आप लोगों से एक बार फिर साझा होऊंगा और एक टॉपिक पर चर्चा करूंगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक टॉपिक को लेकर। एंड कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ आपको इस टॉपिक के। तो जो सबसे पहली बात ये है कि आज इस टॉपिक के जरिए, इस लेक्चर के जरिए वर्ल्ड हिस्ट्री के जिस तार को मैं छेड़ने वाला हूँ उसका बहुत बड़ा महत्व है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में। जब विश्व के इतिहास की किताब आप पढ़ते हैं तो उसमें इस घटना का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये घटना। साथ ही ये बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है, तो मैंने इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ताकि सुविधाजनक तरीके से मैं आप तक अपने लेक्चर्स, अपने वीडियो पार्ट्स मुहैया करवा सकूं, आपको मुहैया करवा सकूं। एंड वन थिंग आई वांट टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट आई हैव क्रिएटेड अ पेज ऑन फेसबुक नेम्ड सिन्हा क्लासेस। एंड जिस किसी भी स्टूडेंट्स को लगता है उन्हें जानकारी चाहिए मैथ्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो निसंदेह जुड़ सकते हैं मेरे इस फेसबुक पेज से। एंड थैंक यू सो मच। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो मेरा आज का टॉपिक है वो है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मैंने एक नाम दिया है इसे यूरोपीय देशों का युद्ध, वॉर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। जो सबसे सर्टिफाइड डेट मानी जाती है इसकी वो है 28 ऑफ जुलाई 1940 टू 11 ऑफ नवंबर 1918, 11 नवंबर 1918। तो ये मार्क है और सबसे सर्टिफाइड डेट है इस घटना की। देखिए ये लेक्चर क्लास 8 टू क्लास 12 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है ये टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। मेरा उद्देश्य, मेरा मतलब उन एग्जामिनेशन से है जहां पर कि वर्ल्ड हिस्ट्री एक सब्जेक्ट की तरह हो, ठीक है। और कुछ जो बैकग्राउंड्स मैंने बांटे हैं इसके वो कुछ इस प्रकार बांटे हैं। पहला मैंने रखा है पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। मेरे टीचर्स मुझसे अक्सर कहा करते हैं कि अगर आपको घटनाओं का बैकग्राउंड पता हो, अगर आपको किसी चीज की जानकारी चाहिए हो और आप उसके बैकग्राउंड में जाएं पहले, तो कहीं ना कहीं 20-30% जानकारी आपको वहीं मिल जाती है और आपके टॉपिक्स क्लियर होने लगते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगता है। दूसरा जो मैंने रखा है वो कॉजेस, कारण। तीसरा मैंने रखा है प्रभाव एवं परिणाम, इम्पैक्ट एंड कंक्लूजन। उसके अंत में एक मैंने अपनी तरफ से रखे हैं द्वितीय विश्व युद्ध को आमंत्रण। ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द इनविटेशन लेटर, इनविटेशन कार्ड फॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो उसके लिए मैंने ये एक अलग से पॉइंट बनाया है जो काफी अंत में इस जब इसके वीडियो पार्ट्स आएंगे तो ये सबसे अंत का पार्ट होगा। तो आज मैं जिस पर चर्चा करूंगा वो केवल और केवल बैकग्राउंड होगा। मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट के ये लेक्चर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे उन सभी को मैं बता दूं कि ये संभावना है कि पहली बार में आपको मेरी वीडियो समझ में ना आए, तो आप एक बार फिर से उसे प्ले करें, एक बार फिर से देखें उसे और समझने का प्रयास करें, तो निसंदेह मेरा ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स जो बहुत काम की हो सकती हैं मैं उसे बोर्ड पर लिख दूं। अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि इनसे उन्हें फायदा होगा, तो निसंदेह वो अपनी नोटबुक में या अपनी फ्रेश कॉपी में उसे कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इम्पोर्टेंट है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो वो सबसे बड़ा कारण यह है कि पूरे विश्व के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना थी जब यूरोप के अंदर के देश आपस में लड़ रहे थे और उसी लड़ाई में पूरे विश्व के युद्ध का रूप धारण कर लिया था।
यानी आप ये कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि एक्चुअल में था ये यूरोपियन कंट्रीज का वॉर, लेकिन इसमें हुआ ये कि आप एक ही प्रवृत्ति समझ लो या फिर एक ही अंतर संबद्धता समझ लो, आई मीन टू से इंटर रिलेशनशिप, इनकी वजह से विश्व के अन्य देश भी इस युद्ध में शामिल हो गए और इस युद्ध का टाइटल रखा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो आपके पास ये जानकारी होगी, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि जब 1914 से पहले के कुछ समय पहले ही जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो उसने उपनिवेशवाद को जन्म दिया, क्योंकि जब यूरोप इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कर रहा था, प्रोग्रेस करने की स्थिति में था और धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस हो रहा था, तो उसने उपनिवेशवाद को जन्म दिया, आई मीन टू से कॉलोनियलिज्म। तो पूरे जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो अपने क्षेत्र का विस्तार करने में परेशान थे। वो सारे देश चाह रहे थे कि ए चाह रहा था बी पर अटैक करके बी के जगह को हड़प ले, वो उससे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो जाए। तो ये सारे मैं कारण जो मैं बताऊंगा, कॉजेज बताऊंगा, तो ये मैं उसका डिस्कशन करूंगा, इस बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मैं किन यूरोपीय कंट्रीज के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है टॉपिक को खोलने के लिए। तो मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड के बारे में। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जो 6 सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करते थे यूरोप के, और सबसे बड़ी 6 शक्तियां हुआ करती थी, वो थी इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, जिसे रूस कहा जाता है अभी, ऑस्ट्रिया, इटली। एक बहुत परेशान क्षेत्र हुआ करता था पूर्वी यूरोप के आसपास का क्षेत्र, मैं बताऊंगा आपको, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, बाल्कन स्टेट्स। ऑलमोस्ट ये वही रीजन था जो ऑटोमन एम्पायर का था, क्योंकि ऑटोमन टर्क्स को आपने सुना होगा, बाल्कन वॉर 1912 में 1930, तो वहां पर 4 बाल्कन राज्यों ने मिलकर उस क्षेत्र को जीत लिया था, और वही फिर बाल्कन राज्यों के नाम से जाना जाने लगा, जैसे कि अल्बानिया हो गया, रोमानिया हो गया, इस तरह के क्षेत्र जो थे वो बाल्कन स्टेट्स थे। मैं आपको बता दूं कि सर्बिया भी वहीं से निकलकर एक कंट्री बना था, सर्बिया, जिसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि रशिया का शिष्य कहा जाता था सर्बिया को। तो ये 6 सबसे बड़ी शक्तियां थी पूरे यूरोप के अंदर। ऑस्ट्रिया की जानकारी है होगी आपके पास, क्लास 9 एंड 10 के स्टूडेंट्स थोड़ा सा अलग हो जाए। ऑस्ट्रिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, हैब्सबर्ग एम्पायर का अधिकार था यहाँ, ठीक है। अब रशिया के बारे में जरा समझने का प्रयास करिए। रशिया जो था वो ईस्टर्न यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री हुआ करती थी, सबसे बड़ा आकार था उसका, और ईस्टर्न यूरोप में वो एक बहुत बड़ा राष्ट्र बनने के लिए बेचैन भी था, परेशान भी था। मैं आपको बता दूं कि जो ऑटोमन एम्पायर का क्षेत्र था वो बार बार, रशिया ही वो देश था जो बार बार अन्य देशों को ये प्रपोजल देता था कि चलिए हम लोग इसको टुकड़े कर देते हैं और आपस में मिल बांट लेते हैं, थोड़ा हिस्सा आप ले लें, थोड़ा हिस्सा हम ले लें। वो रशिया ही था वो कंट्री। तो रशिया के बारे में आप ये समझ सकते हैं कि पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा देश हुआ करता था। हालांकि इसका उतना औद्योगिक विकास नहीं हुआ था औरों की तुलना में, लेकिन फिर भी ये यूरोप के सबसे बड़े देश बनने की ओर या पूर्वी क्षेत्र में अपनी कमान बिल्कुल ऊंचे करने की ओर अग्रसर था। ठीक है, फ्रांस, तो इससे तो वाकिफ है ही आप लोग। पूरी दुनिया जानती है कि अगर नेशनलिज्म की भावना आई है तो सबसे मोटी भावना यहीं से आई है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से। तो ये तो एक बहुत अलग विषय है, अलग मैटर है। मैं नहीं चाहता कि इस वक्त विषय का कोई अंतर हो, सब्जेक्ट से मैं जहाँ से भी भटकूं, थोड़ा सा भी ऑब्जेक्ट से अपने। तो यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, फ्रांस जो था वो एक बड़ा राष्ट्र तो था ही, आप जानते हैं, लेकिन जो जिस कहानी से आपको ज़्यादा मतलब है इस कॉन्सेप्ट में, वो आप ऐसे समझ सकते हैं। आप थोड़ा सा मैं इसलिए मिटा दूँ यहाँ पर, उसे इरेज कर दूँ।
देखिए 9 टाइप के बच्चे थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। 1870 एक वॉर हुआ था बाल्कन, सॉरी माफ करिएगा, वॉर ऑफ सेडान बोलते हैं उसे, सेडान का युद्ध। जो मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे क्लास लेते हैं वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए और सभी बच्चे अलर्ट हो जाए। वॉर ऑफ सेडान वही घटना थी जिसमें कि रशिया फ्रांस से लड़ाई कर रहा था और फिर इटली के रोम से अपनी सेना बुलानी पड़ गई थी फ्रांस को और फिर विक्टर एमानुएल ने पूरे मौके का फायदा उठाते हुए इटली का पूरा एकीकरण कर दिया था। तो ये वही युद्ध था और इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। अभी मैंने एक कंट्री का नाम लिया रशिया, आई मीन टू से प्रूशिया, हिंदी में आप रशिया कहते हैं। तो ये जर्मनी, आपने अपने बुक्स में एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ा होगा क्लास 9 एंड 10 कि जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 39 स्टेट्स एंड जो सबसे बड़ा स्टेट था और सबसे शक्तिशाली स्टेट था वो रशिया था। तो 1870 में वॉर ऑफ सेडान हुआ था जहां पर कि जर्मनी ने फ्रांस को हराया था उस वॉर में। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस वॉर में फ्रांस से उसके दो सबसे समृद्ध रीजन अल्सास लॉरेन उससे छीन लिए गए थे और उसे जर्मनी में मिला दिया गया था। ठीक है, ये खटक रहा था बहुत, फ्रांस के अंदर भी ये चीजें बहुत खटक रही थी। जो उसके सबसे समृद्ध क्षेत्रों को अल्सास और लॉरेन को जो छीन कर जर्मनी हड़प लिया था और जो व्यक्ति उस समय, चलिए मैं आपको धीरे धीरे बताने का प्रयास करता हूँ। तो अल्सास लॉरेन जो था, जो रीजन था, उसे जर्मनी ने खुद में मिला लिया था और ये बहुत खटक रहा था फ्रांस को। तो फ्रांस हमेशा एक मौके की तलाश में था कि कब उसे एक मौका मिले कि वो जर्मनी पर अटैक करे और वापस उस रीजन को अपने में मिला दे। जिस व्यक्ति के समय में ये वॉर ऑफ सेडान हुआ था उस समय जो जर्मनी का हेड हुआ करता था वो था ऑटो वन बिस्मार्क। आपने नाम सुना होगा उसका। क्लास 9 एंड 10 अगेन अलग हो गया थोड़ा। 9 एंड 10 एनसीईआरटी के बुक में एक बहुत बढ़िया सा चैप्टर है, मेरे ख्याल से वो पहला ही चैप्टर है, नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत सारे बच्चे जो मुझसे क्लास लेते हैं मैं उन्हें बार बार ये बात कहता हूँ कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कि पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत बड़ा महत्व है, वो आसान घटना नहीं थी। एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा वाकिफ कराऊं आपको। जिस समय जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन हुआ था 1870 तक, वियना कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद भी 1817 तक जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हो चुका था, हो गया। तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नाम उस समय मैं रिकॉल नहीं कर रहा, हाँ, बेंजामिन डिज़रायली ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली की घटना को फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी बड़ी घटना बताया था। तो आप समझ लो कि ये कितनी बड़ी घटना थी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है बच्चों, जब भी पढ़ना है क्लास 10 की एनसीईआरटी को थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है। आगे जो बुक्स में अवेलेबल नहीं है उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आप सभी तक जानकारी मुहैया करवाता रहूं। तो फ्रांस हमेशा इस मौके की तलाश में था कि कब उसे मौका मिले और कब वो जर्मनी पर अटैक करे और वो क्षेत्र वापस ले ले उनसे। तो ये फ्रांस का ग्राउंड था, ये फ्रांस का पक्ष था। अब चलते हैं हम लोग जर्मनी की तरफ।
देखिए, जिस इंसान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हुआ था, वो इंसान 1870 तक पूरे यूरोप का सबसे कूटनीतिक व्यक्ति, सबसे बड़ा डिप्लोमेट और सबसे पावरफुल व्यक्ति भी माना जाने लगा था, और वो व्यक्ति था ऑटोमन बिस्मार्क। आपने सुना होगा ऑटोमन बिस्मार्क के बारे में। ये बहुत तेज तरार व्यक्ति हुआ करता था और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए इसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, बहुत संघर्ष किया, और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है, 1870 तक इसने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कर दिया पूरा। ठीक है, चूंकि जर्मनी का एकीकरण हुआ ही फ्रांस के मान मर्दन पर था, यह आपको समझना है कि जर्मनी का एकीकरण हुआ ही फ्रांस के मान मर्दन पर था या उसके अपमान पर हुआ था, तो जर्मनी को भी ये भय, ये डर हमेशा लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी हम कमजोर पड़ जाएं, मैं कमजोर पड़ जाऊं और फ्रांस अधिक मजबूत हो जाए या उसके पक्ष में अधिक शक्तिशाली राज्य हो जाए, मैं कमजोर अकेला रह जाऊं और फ्रांस मुझ पर अटैक करे, मुझे भी मारे और मुझसे मेरे क्षेत्र भी छीन ले और वापस अपने क्षेत्र में मिला ले। तो जर्मनी के ऑटोमन बिस्मार्क ने एक नीति हमेशा अपनाई, उसने हमेशा फ्रांस को यूरोपीय राष्ट्रों से अलग थलग रखने की नीति अपनाई। उसने हमेशा ये कोशिश किया कि फ्रांस अन्य जो अदर यूरोपियन स्टेट्स थे उससे थोड़ा आइसोलेट रहे। ये इसका सबसे बड़ा गुण था, और जो ऑटोमन बिस्मार्क ने नहीं किया, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि ऑटोमन बिस्मार्क ने कभी भी इंग्लैंड को चैलेंज नहीं किया, ब्रिटेन को चैलेंज नहीं किया। आप पूरी हिस्ट्री में पढ़ना ही है कि उसने कभी भी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड को कभी चैलेंज नहीं किया अपने जीवन में। तो कह सकते हैं कि ऑटोमन बिस्मार्क का जो टेन्योर था, जो इसका कार्यकाल था, वो था 1870 से 1890, और इस दौरान कभी भी इसने इंग्लैंड को चुनौती देने की नहीं सोची। साथ ही इसी कार्यकाल के समय में 1870 से 1890 के समय में आपने पढ़ा है कि जर्मनी बाद में पॉलिटिकली यूनिफाइड हुआ, वो तो पहले इकोनॉमिकली यूनिफाइड हो गया था। तो जर्मनी उद्योगों में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में और इकोनॉमिकल क्षेत्र में, जाहिर सी बात है कि उस समय जिस क्षेत्र का जितना औद्योगिक विकास हुआ था वो आर्थिक रूप से उतना संपन्न राज्य हुआ करता था। तो जर्मनी एक बहुत संपन्न राज्य हो चुका था, और 1914 तक, जिस समय की मैं चर्चा करूंगा आपसे पार्ट 2 में, 1914 आते आते आप जानकर यू विल बी सरप्राइज्ड आफ्टर नोइंग दैट कि जर्मनी इंग्लैंड जैसे देश को भी, इंग्लैंड फ्रांस जैसे देश को भी पीछे छोड़ चुका था उद्योगों के मामले में, और पूरी तरह से इंग्लैंड का कॉम्पिटिटर बन चुका था वो जर्मनी। लेकिन 1890 के बाद एक्चुअल कहानी तो यहां से शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, कि 1890 के बाद जिस व्यक्ति के हाथ में जर्मनी का शासन गया, उस व्यक्ति से कहानी शुरू होगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपने नाम सुना होगा उसका, कैसर विलियम टू। ठीक है, तो ये जर्मनी की कहानी थी, ये जर्मनी का ग्राउंड था। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मैंने आपसे पहले कहा था कि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं इसे पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया है मैंने। इंग्लैंड, चलिए अब आप जहां पर हैं, ये बहुत मायने रखता है कि इंग्लैंड की क्या नीति थी उस समय, इंग्लैंड की क्या पॉलिसी थी, इंग्लैंड का क्या ग्राउंड था,
उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था या उस समय के आसपास। मैं आपको एक चीज बता दूं सबसे पहले कि इंग्लैंड के बारे में समझने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली बात कि आप एक नक्शा तैयार कर लें और नक्शे पर आप इंग्लैंड को देखें जरा, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं नक्शे में थोड़ा सा कच्चा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रफली समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये यूरोप है, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इधर का क्षेत्र जो है ये यूरोप है, यूरोप है, तो इंग्लैंड आपको यहां दिखेगा, ऐसे इस तरह से दिखेगा, ये इंग्लैंड दिखेगा, ये इंग्लिश चैनल है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये यूरोप है। अब जरा इंग्लैंड को समझने का प्रयास करिएगा। जब बाल्कन्स वॉर हुआ तो इंग्लैंड को एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिला, एक बहुत बड़ा क्षेत्र मिला। तो इंग्लैंड उस क्षेत्र में ही अपने आप को व्यस्त रखता था और वहीं ज्यादा होता था, ना कि वो यहाँ इंटरवेन करता था ज्यादा। तो यूरोप की जो कॉन्टिनेंटल पॉलिसी थी उसमें इंग्लैंड का ज्यादा इंटरवेन नहीं था, उसमें ज्यादा इंग्लैंड नहीं आता था, वो अपने में ही व्यस्त रहता था, अपने क्षेत्रों में ही, है ना। तो ये पहली चीजें आपको जाननी चाहिए। दूसरी चीजें ये जाननी चाहिए आपको कि इंग्लैंड की जो पॉलिसी थी वो कुछ इस प्रकार थी कि वो कभी नहीं चाहता था कि कोई भी उसको ट्रेड या नेवल फोर्स में उसके नौसैनिक शक्ति को चैलेंज करे। वो कभी नहीं चाहता था कि यूरोप के कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा देश हो जिसके पास इतनी शक्ति आ जाए कि वो ट्रेड या नेवल फोर्स में इंग्लैंड को चुनौती दे सके। मेरी बातों का ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था, जब जर्मनी का ग्राउंड में आपको बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जर्मनी इतना उन्नत हो चुका था, उसने इतनी तरक्की कर ली थी कि वो कॉम्पिटिटर हो चुका था ऑलमोस्ट 1914 तक इंग्लैंड का, उसने इतनी तरक्की कर ली थी। अब आप चीजों को समझने का प्रयास करना। तो ये इंग्लैंड की अपनी पॉलिसी थी जो मैंने आपको अभी बताया है। अब चीजें आपको समझनी है। इंग्लैंड ने जब ये देखा कि नहीं, जर्मनी और इटली का तो यूनिफिकेशन हो ही गया और अब जो है वहां यूरोप के अंदर बैलेंस ऑफ पावर तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, कोई शक ही नहीं है। क्योंकि इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि जर्मनी एक बहुत बड़ा राष्ट्र था, एक बहुत बड़ा राज्य था और वहां पर जर्मनी, अब मैं फिर एक बार जर्मनी की तरफ ले जाता हूं। 1900 में जब जर्मनी का जर्मन नेवल फोर्सेस एक्ट पारित हुआ तो उसमें कैसर विलियम टू ने एक बात बता दी कि जर्मनी का नौसैनिक बेड़ा इतना शक्तिशाली होगा कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर नौसैनिक बेड़े को भी टक्कर देने की क्षमता रखेगा, या दुनिया की सबसे ताकतवर नौसैनिक क्षमता भी उससे टकराने के लिए सोचेगी। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंग्लैंड को चैलेंज था, ये खुलेआम इंग्लैंड को चुनौती थी। ये बात आप समझने का प्रयास करिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे ही देता हूं कैसर विलियम टू का। कैसर विलियम टू का थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे देता हूं। देखिए, जब तक मैंने आपको कहा ऑटोमन बिस्मार्क अपने टेन्योर में था तो वो शांत प्रकृति का था। इंग्लैंड के मामले में, इंग्लैंड के मैटर में वो थोड़ा सा स्थिर था, लेकिन कैसर विलियम टू, इसकी जो पर्सनैलिटी थी वो दुनिया से अलग थी, दुनिया से अलग पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति था। ये क्यों था? वो सिर्फ जर्मनी में नहीं, पूरे यूरोप में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। वो ये चाहता था कि पूरे यूरोप में उसकी सत्ता हो, और बहुत जरूरी था उसके लिए कि वो इंग्लैंड को पराजित कर सके या इंग्लैंड से आगे बढ़ सके। उसके लिए बहुत जरूरी था ये चीज। उस बात को पूरा करने के लिए आपने सुना होगा कि रात में छाता लेकर एक ब्रिटिश नागरिक चलता था और वो कहता था, एक ब्रिटिश व्यक्ति चलता था और वो कहता था कि हमारे यहाँ सूर्यास्त नहीं होता, देयर इज नो सनसेट इन आवर एम्पायर। और उसी समय जर्मनी की तरफ से उसे जवाब मिलता था, कैसर विलियम के लोगों की तरफ से उन्हें जवाब मिलता था कि वी नीड द लैंड अंडर द सन, हमें भी सूर्य के नीचे जमीन चाहिए।
करूंगा जब मैं पार्ट 2 में आपको रीजंस बताऊंगा, कारण बताऊंगा, कॉजेस बताऊंगा, कॉजेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो मैं इस चीज की व्याख्या करूंगा। तो ये व्यक्ति था कैसर विलियम टू। इसने कह सकते हैं आप कि एकदम खुले आम इंग्लैंड को चुनौती दे दी थी, खुले आम, इनडायरेक्टली लेकिन वो खुले आम चुनौती थी एक प्रकार से। अपने एक्ट में इस तरह की बात डलवा देना कि मेरा नौसैनिक बेड़ा इतना शक्तिशाली होगा जो जिससे टकराने वाली दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक शक्ति के लिए भी हानि पैदा हो जाएगी। तो इस तरह की बात डलवा देने का सीधा सा मीनिंग है कि इंग्लैंड को चुनौती देना, क्योंकि नेवल फोर्सेस के मामले में इंग्लैंड सबसे आगे था पूरे यूरोप में। हुआ क्या था कि जर्मनी का ऑटोमन बिस्मार्क बहुत तेज तरार और बहुत डिप्लोमेट व्यक्ति हुआ करता था। तो उसने डिप्लोमेटिक किस्म का व्यक्ति था वो, तो उसने क्या किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, ईयर 1882, जर्मनी इटली देखिए मैं बताता हूँ आपको, जर्मनी हो गया, इटली हो गया एंड ऑस्ट्रिया। ऑटोमन बिस्मार्क के कार्यकाल में 1882 में उसने दो देशों से मिलकर अपने आप को मिलाकर एक ट्रिपल अलायंस का निर्माण कर लिया था। इसे ही हम लोग ट्रिपल अलायंस के नाम से जानते हैं, हिंदी में त्रिगुट संधि, या नहीं माफ करिएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं कि त्रिगुट वर्ग समझ लें आप एक तरह का, है ना। तो 1882 में ही फ्रांस, माफ करिएगा, जर्मनी, इटली एंड ऑस्ट्रिया ने मिलकर ये कर लिया था, ठीक है। तो ट्रिपल अलायंस, त्रिगुट वर्ग कह लें आप, त्रिगुट संधि भी कह सकते हैं आप, त्रिगुट संधि कह लें आप, तो ये निर्माण कर लिया था। अब इसी के जवाब में ईयर 1907 में जब इंग्लैंड को ये पता चल चुका था कि अब तो युद्ध होगा ही, अब आज हो कल हो, लेकिन जर्मनी और इंग्लैंड का युद्ध होगा ही, किसी न किसी मामले में ऐसा होगा कि जर्मनी और इंग्लैंड की हितें आपस में टकराएंगी और उनके बीच युद्ध होगा। तो इंग्लैंड ने भी, देखिए पहले तो उसने 1904 में जापान के साथ भी संधि की थी। ये सारे चीज कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो मैं आपको ये अगले पार्ट में जरूर बताऊंगा। लेकिन इंग्लैंड ने फिर रशिया, इंग्लैंड एंड फ्रांस, इन तीनों ने आपस में संधि कर दी और इसको हम लोग ट्रिपल एंटेंट के नाम से जानते हैं। त्रिगुट मैत्री वर्ग, हिंदी में आप कहेंगे त्रिगुट मैत्री वर्ग, इंग्लिश में कहेंगे ट्रिपल एंटेंट। तो अब आप देख लीजिए कि पूरे यूरोप के अंदर दो गुट तैयार हो गया है। एक गुट है ट्रिपल अलायंस और दूसरा गुट है ट्रिपल एंटेंट। इस गुट के तैयार होने के कारण में मैं आपको डिटेल करूंगा कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। इस समय मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ बैकग्राउंड बता देना था कि ये देखिए वॉर की इस तरह से देश के ये हालात थे। देखिए ये भी डर का नतीजा था और ये भी डर का नतीजा था। अब आप एक बात समझिए, इस चीज को समझने का प्रयास करिए कि कोई भी युद्ध जब कोई दो देश आपस में लड़ते हैं तो उसका कोई एक कारण नहीं होता, कोई एक वजह नहीं होता। कई ग्राउंड होते हैं ऐसे जिनके आधार पर कि वो वॉर लड़ा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ भी यही स्थिति थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जहां तक मुझे याद है एक बार यूपी पीसीएस में ये सवाल भी पूछा गया था, यूपी पीएससी में, कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो उद्देश्यों के बजाय तनावों का युद्ध था। वो ज्यादा उसमें मोटिव्स नहीं थे, टेंशंस अधिक थे, उसके टेंशंस का वॉर था। बिल्कुल नहीं समझे, इसमें कोई
कल आपको कारण जब आप समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे एग्जैक्टली यही हाल यूरोप का था। उस समय टेंशंस इतने हो गए थे यूरोप के अंदर कि प्रत्येक देश एक दूसरे का ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि दुश्मन हो गया था। कोई निजी स्वार्थ के चलते, कोई अपने उग्र राष्ट्रवाद या सुपर नेशनलिज्म कह लें या अल्ट्रा नेशनलिज्म कह लें उसकी बदौलत, उसके कारण, तो कोई साम्राज्यवाद की बदौलत, इंपीरियलिज्म की बदौलत सबको ऐसा लगने लगा था कि केवल और केवल युद्ध ही किसी भी स्थिति का हल है और किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का, ऐसी संस्था का ना होना जो युद्ध को रोक सके, वो खुद भी एक कारण था इस होना। तो अब स्थिति आपके सामने एकदम क्लियर है। एक जो बहुत इमीडिएट कॉज है जो बच्चे जानते हैं कि सेराजेवो मैसेकर के नाम से जिसको जाना जाता है, जहां पर कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्किड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। तो मैं इन सब चीजों का जिक्र अगले क्लास में निसंदेह करूंगा। उम्मीद करूंगा कि पार्ट 1 की तरह ही पार्ट 2 में आप मेरे साथ जुड़ेंगे और उद्देश्य और कारणों पर हम मिलकर चर्चा करेंगे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।